नमस्कार, मैं श्वेता जोशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के पॉडकास्ट चैनल पे। हमारे साथ आज फिर से जुड़े हुए हैं पंडित सतीश शर्मा जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आज फिर से हम कई मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो वेलकम सर। धन्यवाद श्वेता जी। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट में अभी बहुत सारे मुद्दों पे बहस चल रही है और हंगामे हो रहे हैं। इनमें 2 मुद्दे बहुत ही ज्वलंत हैं और हमारे सारे श्रोता इस बारे में भी जानना चाहते हैं। पहला है महिला आरक्षण बिल और दूसरा है डिलिमिटेशन। तो इसको थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करिए। ये जो बिल जो पहले ही पेश हो चुके हैं, इन पर चर्चा के लिए जैसे ही सरकार आती है हंगामे शुरू हो जाते हैं। पहले भी महिला आरक्षण बिल को पेश करके भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार ने, जो एनडीए की सरकार है, उसने वोटिंग करा ली और वोटिंग में उनको आवश्यक बहुमत मिलना था, वो नहीं मिला। संविधान में संशोधन भी करने पड़ेंगे, कई बिल ऐसे हैं। तो विपक्षी दलों को इसमें बहुत सारे संदेह थे। जो बात छुप के वो कहना चाहते हैं पर हल्ला किसी और कारण से कर रहे हैं, वो इसके पीछे की बात यह है कि उनका वोट बैंक समाप्त होता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सब्जेक्ट को डिलिमिटेशन से भी जोड़ दिया है कि वो पास होगा तो वो भी पास होगा। महिला आरक्षण में यह है कि एक निश्चित संख्या में यदि महिलाओं के लिए राजनीति में, संसद में कुछ प्रतिशत सीट रिजर्व कर दी जाएं, तो आने वाली संसद में, जैसे 2029 में चुनाव के बाद, मान लो 30% या अधिक महिलाएं आती हैं, तो देश की राजनीति और चुनावी सीनरी में एकदम से आउटराइट चेंज आ जाएंगे। मान लीजिए कोई एक ऐसा दल जिसको अपने ऊपर भी अविश्वास नहीं है, अगर उसको अपने उसमें राजनीतिक पार्टी में या जब चुनाव के लिए टिकट देते हैं लोग, उनमें आरक्षण देना पड़े, तो बहुत सारे स्थापित चेहरों को इनको निकालना पड़ेगा। इन दिनों हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मामलों में रैंडम सिस्टम से महिला या ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं। कोई साधारण सा नगर निगम में भी अब तक जो सीट जनरल है, अगले चुनाव में पता चलता है कि वो रिजर्व हो चुकी है महिला के लिए या आरक्षण के तहत। तो वो 3 या 5 साल तक जो मेहनत कर रहा है पार्षद या एमएलए या सांसद, वो अचानक बेरोजगार या प्रभावहीन हो जाता है, क्योंकि उसने तो 5 साल तक जहां मेहनत करी जिस क्षेत्र के लिए, अब वो वहां चुनाव लड़ ही नहीं सकेगा। दूसरे स्थान पर जाकर, दूसरे चुनाव क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ने से उसको विजय नहीं मिलेगी। आप जानती हैं कि चुनाव आज करोड़ों रुपए का विषय हो गया है। एक यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। नगर निगम के पार्षद के लिए भी बहुत रुपए खर्च होता है। आज एक एमएलए का चुनाव भी करोड़ों रुपए की बात हो गई। सांसद के चुनाव तो बात ही छोड़ दीजिए। खर्च तो दिखाते हैं जरा सा चुनाव आयोग को, और असल में खर्चा होता है बहुत ज्यादा। और अगर हार गए तो पहले तो इतना चंदा मिल जाता था कि वो बचा भी लेते थे। अब हारने के बाद वो कहीं का नहीं रहता और घर मकान बिकते ही नजर आते हैं। तो जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है। ऐसे में अगर महिलाएं सामने आती हैं तो ये निश्चित है कि एक बहुत बड़ा वर्ग बेरोजगार हो जाएगा, उनको राजनीति में बैठना ही पड़ेगा, इसलिए सब घबरा रहे हैं। जी, तो एक अगर ये बिल आता है तो आम महिला, जैसे जो घर में आज आपका पॉडकास्ट देख रही है, उन पे क्या असर पड़ेगा? गत वर्षों में आपने देखा, अपन लोग जयपुर में हैं, महिला सरपंच चुनी गई है, पर सरपंच पति शासन चला रहा है। जी।
That was a training period for the women to come out from their houses and to rule over the country. कि प्रारंभिक स्तर पर जहां जहां ऐसी स्थितियां आई कि वो अनपढ़ महिला जो सिग्नेचर करना तक नहीं जानती है, जिसको वित्तीय विषयों का ज्ञान भी नहीं है, और वो उसका पति विवादों में भी आ जाता था और कई बार उल्टे सीधे काम भी होते थे। इसका एक बड़ा परीक्षण हमने बिहार में देखा जब लालू यादव ने एक प्रॉक्सी सीएम के तौर पर राबड़ी देवी को आगे कर दिया। अब सरपंच पति की बजाय वो एमएलए पति नहीं रहे, वो मुख्यमंत्री पति भी हो गए और जेल में आते जाते रहे। और राबड़ी देवी, जिनको धेले भर का भी ज्ञान नहीं था, इतने बड़े राज्य की, जो कभी नहीं, इतिहास में ही, जो पटना कभी पाटलिपुत्र था, जो मगध की राजधानी था, कभी शुरू में उसका नाम पाटलिग्राम था, विकसित होते होते आज पटना हो गया है और कदाचित वहां के शासकों ने हिंदुस्तान पर राज किया। पाटलिपुत्र जनपद भारत के सबसे प्रभावी जनपदों में था। उस राज्य का मुख्यमंत्री होकर इस लोकतंत्र में एक अनपढ़ सी महिला ने राज्य चलाया, परंतु उनके इस कंट्रीब्यूशन को नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने अपनी एक सशक्त उपस्थिति राजनीति में दर्ज कराई। बाद में तो बोलने में भी होशियार हो गई थी और प्रेस को इंटरव्यू में भी बहुत सावधानी से बोलने लगे थी। पर अगर महिला आरक्षण बिल के बाद सामने आती हैं तो भारतीय महिला किचन में रहने वाली नारी नहीं रह जाएगी। जी बिल्कुल। वो बेरोजगार नहीं रह जाएगी। भारत के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, जीएनपी में और जीडीपी में महिलाओं का योगदान अगर बढ़ता है तो भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप मान लीजिए पर कैपिटा इनकम में एक आदमी के पीछे 4 या 5 लोगों का परिवार है, तो उस अकेले के इनकम के बल पर कैपिटा इनकम का आंकड़ा सामने आता है, या जो जीडीपी है उसका आंकड़ा सामने आता है। इसमें देखा जाए तो महिलाओं और बच्चों का जो कंट्रीब्यूशन है वो अप्रत्यक्ष है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले दिए हैं, या कोर्ट्स ने, वो तलाक के मामलों में जी, कि महिलाओं के किचन में किए गए काम की वैल्यूएशन की जाए। ये क्रांतिकारी विचार था जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इस तरह से महिला डायरेक्ट आके भारत के विकास में और प्रोडक्टिविटी में और राजनीति के संचालन में और अपनी दबी कुचली आवाज को उजागर करने में, जैसा कि वैदिक काल में जो भारत था तब महिलाएं विद्वान होती थीं, यज्ञ में भाग लेती थीं, उनकी राय सुनी जाती थी, उसको देवी बनाकर यूं ही नहीं रखा गया है। अब जो महिलाओं की स्थिति में जो क्षरण हुआ है, कमी आई है, अगर उसको पोजीशन को ठीक किया जाए, रिवर्ट किया जाए, महिलाओं को आगे लाया जाए, तो मैं समझता हूं भारत में क्रांति का सूत्रपात हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी नीति जो शासन है इस समय, उसने हिम्मत की है। पिछली बार तो ये कहा गया कि उन्होंने जानबूझकर फेल होने दिया। सच ये है कि ज्यादातर विपक्षी दल इसको, छोटे जो विपक्षी दल है या जो परिवारवादी पार्टियां हैं या संकुचित दृष्टिकोण की जो पार्टी हैं, उसको पास नहीं होने देना चाहती। ऐसा सुनने में आ रहा है इस सरकार ने 2/3 बहुमत का प्रबंध कर लिया है और वो इस बिल को पास करा के छोड़ेंगी। और डिलिमिटेशन इसलिए जुड़ा हुआ है इसके साथ कि इसमें अगर सांसदों की संख्या बढ़ती है तो निश्चित है कि मौजूदा जो चुनाव क्षेत्र हैं, संसद चुनाव क्षेत्र, उनके टुकड़े होंगे और उस पर फिर महिलाएं भी आ जाएंगी, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। तो यानी कि आपके अकॉर्डिंग महिलाओं का भविष्य उज्जवल है, काफी उज्जवल है। महिलाओं का भविष्य बहुत उज्जवल है। उसकी वजह से जो बातें आएंगी, महिलाओं की व्यक्तित्व का विकास होगा, महिलाएं अपना ज्यादा योगदान दे पाएंगी। तीसरा, परिवार संचालन और खर्चे इतने ज्यादा हो गए,
उसमें वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और शैक्षणिक स्तर बढ़ाना ही पड़ेगा, हर एक को पढ़ना लिखना ही पड़ेगा और शिक्षित महिलाएं सामने आएंगी। और उसके जो सामाजिक परिणाम हैं वो एक अध्ययन का विषय भी रहेगा कि भारतीय परिवारों पर इसका क्या असर आएगा। वो बात हम यहाँ नहीं कर सकते, पर ये समाज शास्त्रियों का विषय हो जाएगा कि अब इन परिस्थितियों में भारतीय परिवार, भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर और भारत की ट्रेडिशन है जो ऑर्थोडॉक्सिटी जो है, उसको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, वो एक अलग कहानी रहेगी। तो पंडित जी, आप डीलिमिटेशन के बारे में भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जब संसद बनी स्वतंत्रता के पश्चात, जैसे जैसे आबादी बढ़ी, सांसद का क्षेत्राधिकार कम होता चला गया। पहले जिस जिले में आबादी कम थी तो एक ही सांसद बहुत था। फिर जब आबादी बढ़ी तो आबादी के अनुपात में संसद सदस्यों की संख्या सुनिश्चित करना जरूरी हो गया। तो ऐसा भी हो गया कि एक जिले में 2 सांसद हों, या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ना हो के चुनाव क्षेत्र का एक अलग गठन किया गया जिसकी सीमा एक जिले से बाहर भी हो सकती थी। तो अब स्थिति यह है कि लोकसभा में तो 543 सांसद हैं, जो कि बढ़ाई गई संख्या है। राज्यसभा के सांसद लगभग निश्चित हैं, पर संख्या उनकी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो अब 543 लोगों की संख्या के बाद अगर 800 से अधिक सांसद चुने जाते हैं तो निश्चित है कि उनके संसद क्षेत्रों को तोड़ना पड़ेगा, विभाजन करना पड़ेगा। विभाजन करते ही इनकी हवा खिसकती है, जान निकलती है कि क्या पता अगली बार जीत के आए या न आए। उसमें भी हमेशा विपक्षी दलों को यह डर रहता है कि जो सांसद, जो सरकार है, सत्ता नशीनी है जिसकी अभी हाल में जो है, वो अपने अपने हिसाब से बंटवारा नहीं कर दे कि किसी खास वर्ग के वोट इधर कर दे और किसी खास वर्ग के वोट इधर कर ले। और सरकारें करते भी हैं। जम्मू और कश्मीर में और लद्दाख में जो विभाजन है उसमें इसकी झलक देखी जा सकती है। आगामी वर्षों में, मतलब जम्मू कश्मीर में तत्कालीन कानून के हिसाब से और अगर डिलिमिटेशन नहीं हुआ होता तो कभी भी कोई हिंदू मुख्यमंत्री आ ही नहीं सकता था, पर अब स्थितियां बदली हैं। तो ये सब बातें होंगी, ये राजनीति के विषय हैं, पर निश्चित है कि भारत में इसका बहुत व्यापक प्रभाव होगा। और मैं देख सकता हूँ, एक तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, दूसरा नए लोग चुनकर आएंगे जी। एक बड़ी पीढ़ी रिटायर हो जाएगी। कुछ लोग जो पुरानी साख के आधार पर जीत के आते थे, इतना सब आसान नहीं रहेगा जी। तो ये संविधान संशोधन का विषय है और लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये सरकार अपने ऐसे सारे बिल जिनमें 2/3 बहुमत की जरूरत है उनको पार ले जाएगी। तो इसी बीच पंडित जी, जैसे अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी का बहुत हो हल्ला था, उनका क्या भविष्य है अब? हो हल्ला था या खत्म हो गया, चलेगा? आप क्या सोचती हैं? मुझे तो थोड़ा ठंडा होता हुआ दिख रहा है। इतना आसान नहीं, क्योंकि ऐसे प्रमाण आ रहे हैं कि इनको बाहर से पैसा मिला हुआ। मैं आपको एक कल्पना देता हूं कि बांग्लादेश में 5-6 हजार विद्यार्थियों को लेकर आंदोलन खड़ा किया गया। वो आंदोलन हिंसक हो गया, पता नहीं कहां से उनमें से कईयों के पास हथियार आ गए। बाद में वो लोग संसद में पहुंचे और शेख हसीना वाजे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके घर पहुंचे और उनको मृत्यु भय हो गया। उनको जबरन वहां से निकाला गया किसी तरीके से जी। सेना ने मदद की तो भारत आ गई। बाद में वो लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस्तीफा देके बाहर आने के लिए कहा गया। ये योजना मुझे लगता है भारत में होने वाली थी। अगर कॉकरोच जनता पार्टी और उसमें घुसे हुए जो इन्फिल्ट्रेंट्स थे, जो अराजक तत्व थे, जो हिंसक लोग थे, जो आदतन अपराधी थे, जो उन्होंने अपनी भूमिका अदा की। आप कल्पना करो कि अगर बांग्लादेश रिपीट होता तो क्या होता। कुछ हजार लोग, अगर दिल्ली पुलिस अपना पराक्रम नहीं दिखाती जी। जो कि आधुनिक संसाधनों से लेस थी, जिनके कैमरे एआई कैमरे थे, मेटा कैमरे थे, बहुत सर्वेलेंस पर सारे फोन उनके लिए हुए थे और 1000 की संख्या थी और उनको पूरे निर्देश थे निर्णय लेने के, पावर्स का डेलीगेशन कर दिया गया था।
अगर ये सब ना होता, दिल्ली पुलिस ने शानदार काम नहीं किया होता और कुछ हजार लोग पार्लियामेंट में पहुंच गए होते, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग कुछ सांसदों को मार देते, हल्ला मचाता, कुछ छोड़ के भाग जाते, कुछ टेबलों के नीचे घुस जाते और बाद में ये लोग प्रधानमंत्री के आवास के सामने जाकर वही करते जो बांग्लादेश में हुआ था। मैं इनमें निश्चित तार जुड़ते हुए देख रहा हूं। भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद इस स्थिति को समझ लिया होता, क्योंकि अब नंबर सुप्रीम कोर्ट का भी आने ही वाला होता। अगर बांग्लादेश और नेपाल रिपीट होता तो केवल संसद ही नहीं थी इसके दायरे में, प्रधानमंत्री नहीं थे सुप्रीम कोर्ट में। अगर बांग्लादेश रिपीट होता तो सुप्रीम कोर्ट भी इनकी चपेट में आता। सुप्रीम कोर्ट ने शानदार भूमिका निभाई है। चीफ जस्टिस बहुत शानदार डिसीजन ले रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो छात्र है तो माफ कर दो, अगर उसने क्रिमिनल एक्टिविटी में भाग लिया है तो उसको माफ मत करो। 2700 से ज्यादा 2800 से ज्यादा FIR दर्ज आइडेंटिफाई हुए हैं, 998 से ज्यादा ऑलरेडी क्रिमिनल्स हैं। तो उन्होंने कैटेगरी बनाने के निर्देश दिए कि कौन हार्डन क्रिमिनल था, किसने पहली बार हिंसा की, कौन से ऐसे छात्र थे जो उपद्रवी हो गए। इन छात्रों की बैकग्राउंड की जांच की जाए और उनको पहचान करके आइडेंटिटी और उनको पकड़ा जाए। उस लड़की ने जिसने नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा गालियां दी, अश्लील गालियां दी, ये संदेह किया जा रहा है कि जो लड़की गालियां दे रही हैं और बाद में जिस लड़की ने रुचिका के नाम से माफी मांगी वो कोई और ही लड़की, उसके दांत अलग है, उसके दांत अलग दिखते हैं, उसके एक दांत में छेद है जो आप माफी मांग रही है, जबकि जो लड़की गाली दे रही है उसके दांतों में बिल्कुल छेद ही नहीं है, गैप ही नहीं है, उसकी भौं में, उसके इस पर सब में अंतर है। तो ऐसी बातें भी हुई हैं। तो वो छात्र साधारण तो नहीं थे। एक FIR दर्ज कराई गई है अभिजीत दीपके के खिलाफ कि इसका पाकिस्तानी बैकग्राउंड है। इसके इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स अचानक कहां से आ गए। उसने जो भाषण दिए और सौरभ दास जो भाषण दे रहा है उसके प्रवक्ता के रूप में, वो प्रोवोकेटिव है, वो भारत की जनता को भड़काने वाले हैं, वो भारत की सत्ता को, संविधान को चुनौती देने वाले हैं। वो लोग बहुत चालाक लोग हैं और इतना बड़ा जो खर्चा हुआ है, उस जुनैद को जो पकड़ा गया है जिसने करीब 10 लाख रुपए रोज का भोजन परोसा, जो साधारण सी दुकान चलाता है मोबाइल की, वो हर आंदोलन में था, किसान आंदोलन में भी था और वो शाहीन बाग आंदोलन में भी था। तो इनकी भूमिका की तलाश की जा रही है, इनका बैकग्राउंड तलाश किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी छात्रों की अपील होता तो इस समय झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है और लाखों विद्यार्थी खड़े हैं और एक भी गलती कहीं कोई नहीं की है, उन्होंने किसी एक को भी बाहर नहीं आने दिया है, तो ये लोग कॉकरोच वहां क्यों नहीं पहुंच गए? इसलिए वेस्टेड इंटरेस्ट था, क्योंकि इनके आंदोलन में जंतर मंतर पर वो लोग पहुंचे जो ज्ञात रूप से NDA शासन के विरोधी, तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। और शुरू में इसके पास विद्यार्थी नहीं आए थे और बाद में ये लोग कूद के आ गए सारी पार्टियां। ऐसा होते ही इस आंदोलन ने अपनी साख खो दी। कॉकरोच उल्टा हो गया है और जैसे कॉकरोच उल्टा हाथ पैर चलाता है और उसको राह नहीं दिखती और वहीं मर जाता है। अब ये सारे लोग बृहस्पति अस्त चल रहे हैं 12 तारीख तक, शनि वक्री हो चुके हैं। वक्री शनि इन लोगों के, अपराधियों के खिलाफ है। बृहस्पति जब 13 अगस्त को उदय होंगे उसके 1-2 दिन आगे पीछे जबरदस्त कार्रवाई होंगी, जबरदस्त अरेस्ट होंगी और इस आंदोलन का काम खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। पंडित जी, इस टॉपिक से मिलता जुलता मेरे जहन में एक और सवाल आया है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं महिलाओं और बेटियों के उत्थान की, हम महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं, उनका जितना भी उनके प्रोग्रेस होनी चाहिए उस तरफ हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे जो देश की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो इस तरह की, जैसे अभी अपने बात की कि बहुत ही अभद्र भाषाएं और बहुत ही
कहते हैं ना वो अपने ट्रैक से कहीं हटती जा रही हैं। तो ये साइकोलॉजी का भी एक विषय है कि आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे रीजन है? इस आंदोलन में आने वाली लड़कियां साधारण घरों से नहीं थी जी। सुनने में आया कि कुछ बार डांसर्स थी, कुछ अनैतिक काम करने वाली महिलाएं भी थी। आपको सुन के दुख होगा कि पुलिस ने बाद में जो सामान बटोरा उसमें बहुत सारे कंडोम भी थे। ये गहरे दुख का विषय है कि महिलाओं के मुंह से ही कहलाया गया और वो गालियां पुरुष आंदोलनकारी छात्रों के मुंह से नहीं निकली। एक दो दिन पहले तो नीट की परीक्षा संपन्न हुई थी। जो नीट का रियल जो कंपटीशन देने वाला विद्यार्थी है वो तो देश में परीक्षा में फंसा हुआ था। तो ये लोग कौन थे? हताश, हारे हुए या सत्ता पलटने के कामना करने वाले लोग थे। उन्हीं को इकट्ठा किया गया था। इस आंदोलन में कॉकरोच जनता पार्टी ने उन लोगों को बुलाया जो हथियार चला सकते थे, जो हिंसा कर सकते थे। एक पुलिसकर्मी को मार ही दिया गया होता अगर अन्य पुलिसकर्मियों ने नहीं बचाया होता तो। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो छात्र तो कभी भी नहीं करेगा। इतनी हिम्मत छात्र करेगा नहीं, केवल हैबिचुअल ऑफेंडर ही करेगा। इसलिए इस आंदोलन में बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे। तो आपका सवाल सही है, ये साधारण महिलाएं नहीं थी। जो गाली गलौज की आदत है, जिनको शर्म लाज हया है ही नहीं उनको, और एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम करने वाली, पैसे पाकर बुलाए गए लोग थे। इसलिए आप निश्चिंत रहें, जो वहां देखी वो भारत की कन्या नहीं थी जी। और मिलियंस में, करोड़ों में एक आध ऐसा प्राणी मिल भी जाए जिसकी पारिवारिक बैकग्राउंड अच्छी नहीं तो अपवाद तो सब जगह होता है। जी बिल्कुल। जो बच्चियां वहां बोल गई, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक टीनेजर से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो साल भर बाद का परिणाम उसी दिन एंटिसिपेट कर ले। वो लड़की वहां यूं बोल गई कि मैंने बोल दिया और बात खत्म हो जाएगी और मेरे माँ बाप तक बात पहुंचेगी नहीं। पर जैसे ही उसको इस बात का एहसास हुआ कि ये वायरल हो गया और ये समाचार देश में चला गया और हमारा चेहरा उजागर हो गया और हम जब घर जाएंगे तो हमारे माँ बाप पीटेंगे भी, और हकीकत में ऐसा हुआ भी। कई माओं ने अपने बच्चों को थप्पड़ लगाए और माफी मंगवाई योगी जी से और मोदी जी से। तो आप एक मैच्योर आदमी से जो महत्वाकांक्षी और अपने किए हुए का वर्षों बाद का परिणाम भी आज देखने में सफल हो, और वो नादान बच्चे जिनको ये नहीं पता था क्यों बुलाए जा रहे हैं और वो ये सोच रहे थे कि नारे लगा लोगों के वापस आ जाएंगे और एक अच्छे लजीज खाने का आकर्षण में था ही, तो ऐसा हो गया। तो मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की अपेक्षा हम उन बच्चों से नहीं कर सकते जो कॉकरोच पार्टी के आंदोलनकर्ताओं के जाल में फंस गए थे। जी बिल्कुल। उनको बिल्कुल अनुमान नहीं था कि आगे क्या होना, और जैसे उनको ये पता लगा, और जैसे ही ये पता लगा कि अब जीवन भर अगर उनकी आइडेंटिटी हो गई, न नौकरी मिलेगी, न किसी इंटरव्यू में पास होंगे, न किसी परीक्षा में उनकी आइडेंटिटी छुपेगी, न उनके कभी पासपोर्ट बनेंगे, और जरा सी कोई बात जीवन में आई तो पुलिस उनको बुला के बैठा लेगी। जैसे ये बातें पता चली वो सारे बैकआउट हो गए। मैं ये मान के चलता हूं अब अगर ये कॉकरोच पार्टी वाले ने कोई आंदोलन किया, इन बच्चों में से कोई नहीं आएगा। करोड़ों अन्य बच्चों पर असर आ चुका है, वो भी इनके साथ नहीं जुड़ेंगे, केवल अपराधी जुड़ेंगे या राजनीतिक दलों के परिपक्व कार्यकर्ता ही जुड़ेंगे। वो अभ्यस्त हैं मारपीट के, अरेस्ट होने के, धारा 144 अंतर्गत आने के, छूट जाने के, वहां से पकड़ा उनको थोड़ी दूर छोड़ गया। उनको राजनीतिक करियर बनाना है, उसकी एक शर्त ये भी है कि आपके खिलाफ कितने मुकदमे, आपने कितने उत्पाद किए, आप कितने निर्भय हो, कितना आप दूसरों को डरा सकते हो। तो ये वो अलग कैटेगरी विद्यार्थी इसमें अब नहीं जुड़ेंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं। जी जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी के साथ ऐसे ही वार्तालाप आगे भी जारी रहेगी। जाने से पहले आप सभी से ये दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार।